Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss Paradise Lost, Book 1 by John Milton. Actually, John Milton was the writer of England. He was the poet of England. Clear? First of all, we will discuss about Milton, and after this we will discuss about Paradise Lost, Book 1. What is in the Paradise Lost, Book 1? Before going this, we will discuss who was Milton. He was born in England with poor eyesight. Poor eyesight. आंखें कमजोर थी, उसके साथ पैदा हुआ. घर पर ही तालीम दी गई उसको. पैदा हुआ 1608 में और उसकी डेथ जो है वो 1672 में हुई है. क्लियर? और लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पीरियड है, वो है 1652 में. 1652 में मिल्टन वाज टोटली ब्लाइंड, बिल्कुल अंधा हो चुका था. क्लियर? घर पर ही से तालीम दी गई और घर पर तालीम देने के लिए जो शख्स मुकर्रर किया गया है, नेम वाज योंग. आई हैव रिटन उस्ताद योंग. ही वाज द टीचर ऑफ मिल्टन. योंग, हिज नेम वाज योंग. मिल्टन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी तालीम हासिल की और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब वो था तो उसके बड़े बड़े बाल होते थे और लोग उसके बालों को हाथ लगाकर उसे छेड़ा करते थे कि हाय कहाँ जा रही हो, और उसे इरिटेट करते थे. तो ही वॉज नॉट कंफर्टेबल इन हिज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी. विर्जिल को पढ़ा. ये एक ग्रीक राइटर है विर्जिल. 1 BC में आया था. विर्जिल की खूबसूरती ये है कि ये एपिक पोएम लिखता है. एपिक पोएम लिखता है. पोएम्स के मुख्तलिफ नेम्स हैं, जैसा कि लैरिक होती है, एलजी होती है, हाइम है, कई किस्म की पोएम्स होती है ना. तो ये जो पोएम लिखा कर रहा था विर्जिल, वो कौन से लिखता था? एपिक. एपिक पोएम लिखता था. विर्जिल को पढ़ा, इसकी एपिक्स को पढ़ा. एनीड इसकी एपिक थी, एनीड. उसके बाद होमर को पढ़ा. होमर 300, 400 और 500 BC में आया है. होमर वाज आल्सो ब्लाइंड. होमर वाज आल्सो ब्लाइंड. और ये बैठा रहता एक पत्थर के ऊपर और फिर खुद भी अपनी धुन बनाता इनके मुंह से, और खुद भी फिर गीत भी उसके अंदर शामिल करता जाता. पढ़ता रहता है. ही इन्फ्लुएंस्ड द ग्रीक्स. ग्रीक्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है होमर ने, यहाँ तक कि वो बड़े उस्ताद, क्या नाम है, प्लेटू, अफलातून, ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट दिस होमर कि ये क्या बकवास गाता रहता है और लोगों को पागल बनाता रहता है कि ख्वाबीदा सी चीज़ें बताता है. बट सिंपल इज दैट होमर वॉज द ग्रेट राइटर एंड ग्रेट पोएट ऑफ ग्रीक एंड ही वॉज द एपिक राइटर. ये भी एपिक राइटर है. दो चीज़ें पता चल गई. विर्जिल भी एपिक राइटर है और होमर भी एपिक राइटर है. यानी कि मिल्टन ने उन पोएट्स को पढ़ा है जो एपिक राइट कर रहे थे. क्लियर? जिन्होंने एपिक लिखी है. एपिक को डिस्कस करते हैं कि एपिक के अंदर क्या क्या होना जरूरी है. कम से कम अभी आप इंट्रोड्यूस हो जाएं कि एपिक कोई पोएम होती है. मिल्टन ने फ्रेंच लैंग्वेज भी सीखी, फ्रेंच लिटरेचर भी पढ़ा. इटालियन लैंग्वेज भी सीखी, इटालियन लिटरेचर भी पढ़ा. रिलीजन को बहुत ज़्यादा पढ़ा, ना सिर्फ क्रिश्चियनिटी को बल्कि क्रिश्चियनिटी के अंदर उसने कैथोलिक भी पढ़ा, प्रोटेस्टेंट भी पढ़ा और प्यूरिटन तो खुद भी था. किस शख्स का प्यूरिटन होना इस चीज़ का सबूत है कि ही वॉज बाय नेचर रेबल. एक जो प्रोग्राम ऑफ रिलीजन मौजूद है उसको छोड़कर किसी और रिलीजन में जा रहा है, इट्स मीन दैट ही इज रेबल. एक बात ये तो वाज़ेह हो गई. अच्छा, तो थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो देखते हैं मिल्टन के दौर का. मिल्टन के दौर का पॉलिटिकल सिनेरियो भी बड़ा उसके अंदर अपहीवल्स और वो अनरेस्ट की पोजीशन मौजूद है. बेचैनी सी है उसके दौर के अंदर. प्रॉब्लम क्या है? चार्ल्स वन हुकूमत कर रहा है. उसके जो रिलीजियस व्यूज हैं वो प्रोटेस्टेंट से मिलते जुलते हैं और उसकी जो अपनी एक मॉरल्स बनाए हुए हैं, तो उस मॉरल्स को मिल्टन ने एक्सेप्ट नहीं किया व्हेन ही वाज इन यंग. और उसने उसे चैलेंज कर दिया. ना सिर्फ चैलेंज किया बल्कि पम्फलेट लिख डाले. राइटर तो था, चीज़ें लिख डाली उसके अगेंस्ट, बातें की किंग के और किंग के मॉरल्स और उसके रिलीजन के खिलाफ बातें की उसने. तो किंग साहब ने भी एक जाल फेंका मिल्टन को पकड़ने के लिए. ये जाल है
नेट, मिल्टन इस नेट के अंदर है लेकिन मौजूद है वहीं पर, परेशान है। फिर चार्ल्स की डेथ हो गई। जब जिसकी डेथ हो गई, ये मर गया, तो क्रोमवेल नाम का एक शख्स वो आया इक़्तिदार में, तो उसने मिल्टन को फुल फेवर दे दी। मिल्टन दोबारा रिस्टोर हो गया। पहले तो शेकल्ड में पड़ा हुआ था ना। तो आप गौर कर रहे हैं ना इस बात को। जब मैं फिर ऑटोबायोग्राफिकल बातें करूंगा तो आपको ये समझ आ जाएंगी, ये फजूल नहीं है, कोई पॉइंट भी जीरो नहीं है। तो क्रोमवेल जो है उसके ने उसे सेक्रेटरी मुकर्रर किया और फिर कहा लिख जितना लिख सकता है। मिल्टन ने लिखा अगेंस्ट और चार्ल्स के खिलाफ सब लिखता रहा, दनदनाता रहा है मिल्टन। उसके बाद फिर आया है चार्ल्स सेकंड आ गया, फिर वहीं पुराने वापस आ गए। जैसे पीपी चली जाए फिर पीपी आ जाए 5 साल के बाद। फिर अगर चार्ल्स सेकंड जब आया, पकड़ो, उसने कहा कहाँ है वो मिल्टन। मिल्टन को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े और फिर नेट तैयार। मिल्टन फिर शेकल। मिल्टन कभी भाग के किसी और कंट्री में जा रहा है, वहां जाके पनाह ली हुई है, कभी विलेज के अंदर घुस गया है, कभी कहाँ घुस गया है, यानी कि फिर प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी वो लिखता रहा है, लिखता रहा है। आखिरी एज में वो प्यूरिटन को फेवर देता रहा, प्यूरिटन को फेवर देता रहा और खुद भी कंसीडर किया जाता है प्यूरिटन है। उसके अलावा रिलीजन को रिफॉर्म करने के लिए उसने बहुत कुछ लिखा है, चर्च को रिफॉर्म करने के लिए बहुत कुछ लिखा है और किंग्स के खिलाफ भी बहुत कुछ लिखा है। मिल्टन की आखिरी एज में वो ऐसा हुआ था, उसकी जहाँ पर प्रॉपर्टी थी, पीरियड भी चार्ल्स सेकंड का था, वहाँ पर एक ग्रेट फायर के नाम से एक टर्म इस्तेमाल की जाती है। बहुत ज़्यादा इलाके को आग लग गई थी, इसमें बहुत सारे लोग मर भी गए थे और बहुत सारे घर जल गए थे। तो उसमें मिल्टन की भी प्रॉपर्टी थी, वो भी जल गई। तो मिल्टन की प्रॉपर्टी जल गई तो मिल्टन को फिर एक विलेज के अंदर उसे पनाह ली और विलेज में जब पनाह ली उसने, तो वहाँ पर उसने फिर बैठकर पैराडाइज लॉस्ट लिखी। पैराडाइज लॉस्ट जब उसने स्टार्ट की और उसे लिखा, तो पैराडाइज लॉस्ट जो उसने लिखी है, दैट इज आल्सो एन एपिक। ये भी एपिक है। इट्स मीन दैट वर्जिल ने एपिक लिखी, होमर ने एपिक लिखी। किस लैंग्वेज में लिखी? ग्रीक लैंग्वेज में, यूनानी लैंग्वेज में लिखी। ग्रीक्स आर कंसीडर्ड द फादर ऑफ ऑल नॉलेज। ग्रीक जो है वो सबके बाप कंसीडर होते हैं इल्म के मैदान में, रिलीजन के मैदान में, इन मामलात के अंदर। दे वर द मोस्ट जीनियस पीपल। आज भी उनके ग्राफ्स, आज भी उनकी राइटिंग, दे आर ऑथेंटिक वन, और उनका असरात है पूरी दुनिया के ऊपर ग्रीक के। वो काम जो उन्होंने बिफोर क्राइस्ट किया था उसका असर आज भी मौजूद है। आज अभी तक आप उसके असर से आप लोग मॉडर्न जनरेशन नहीं निकल सके जी। तो वर्जिल ने लिखी थी, होमर ने लिखी थी, तो मिल्टन ने जो लिखी है एपिक, उसने फिर इंग्लिश में लिखी है एपिक। और इंग्लिश में जब एपिक लिखी है तो उसके अंदर जो उसने मैथोलॉजी डाली है वो भी क्रिश्चियन मैथोलॉजी डाल दी है। मैथोलॉजी समझते हैं ना आप, कि वो जो एक हर रिलीजन के एक कंसेप्चुअल लोगों को बेहतर करने के लिए एक वो कहानी बनाते हैं। ऐसे जैसे ग्रीक की कहानी है टाइटन से, और साथ उसके गॉड से उन्होंने आके फाइट की, लड़े, और लड़ने के बाद ये फिलां जीत गया, फिलां हार गया। ये क्या है? ये मैथोलॉजी है उनकी, और उस पर यकीन होता है उन्हें। आपके जो बड़े बाप थे हिंदू, उनकी भी एक मैथोलॉजी थी। वो शिव जी पर यकीन रखते, भगवान पर यकीन रखते, उनकी लड़ाइयों पर यकीन रखते। आप अक्सर टीवी में देखते हैं सीता है जी, ये राम है जी, ये रावण है, ये एक मैथोलॉजी है। इसी तरह हर रिलीजन की एक मैथोलॉजी है। लेकिन ग्रीक वालों ने अपनी मैथोलॉजी इस्तेमाल की होगी वर्जिल, और उसने, दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने, मिल्टन ने क्रिश्चियन मैथोलॉजी को इस्तेमाल किया है अपनी एपिक पोएम के अंदर। अभी हमने ये डिस्कस नहीं किया कि एपिक पोएम क्या है। हमने अभी तक ये सीखा है कि मिल्टन ने एपिक पोएम लिखी है, मिल्टन ने एपिक पोएम लिखी है, और मिल्टन की लाइफ कैसी गुजरी है, उसने क्या क्या चीजें रीड की है। अब मैं इसको समराइज करता हूँ। मिल्टन ने वो लोग पढ़े जिन्होंने एपिक पोएम्स लिखी थी, एक बात। दूसरी बात, मिल्टन अपने दौर का रेबल था, दो बात, ठीक है। अब आते पैराडाइज लास्ट वन, और दैट इज एन एपिक। ये एपिक है। आइए देखते हैं एपिक क्या होती है। एपिक की वेरी सिंपल डेफिनेशन है, मैंने आज बहुत सिंपल डेफिनेशन कर दी इसकी। आप पोएम विद फुल साइज स्टोरी, ऐसी पोएम
जिसके अंदर एक फुल साइज यानी कि उसका प्लॉट मजबूत तरीन प्लॉट हो, उसके अंदर स्टोरी इवेंट सब कुछ बेहतरीन किस्म के हों, लाइट नहीं होनी चाहिए कोई चीज, स्ट्रॉन्ग प्लॉट होना चाहिए स्टोरी का। तो स्टोरी होनी चाहिए पोएम के अंदर स्टोरी, ये नावल नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, मैं पोएम की बात कर रहा हूँ। पोएम की स्टोरी होनी चाहिए, पोएम के अंदर ही एक हीरो होना चाहिए, और पोएम की लैंग्वेज बम्बास्टिक लैंग्वेज होनी चाहिए, जोरदार लैंग्वेज होनी चाहिए। और फिर पोएम के अंदर कोई ना कोई एम होना चाहिए, एम फॉर टू थिंग्स। एक तो पोएम का एम होना चाहिए कि राइटर पोएम लिखकर लोगों को क्या बताना चाहता है, एक ये एम होना चाहिए। एक राइटर का क्या एम होना चाहिए? पोएम को लिखने का मकसद होना चाहिए उसका, पोएम को लिखने का मकसद होना चाहिए उसका। और दूसरा क्या, दूसरा जो उसका हीरो है उसका भी एम होना चाहिए। क्लियर? दो चीजों का एम होना चाहिए। अगर किसी पोएम के अंदर ग्रेस, अगर किसी पोएम के अंदर फुल साइज स्टोरी होगी, हीरो होगा, लैंग्वेज होगी और एम होगा, तो आप समझेंगे ये पोएम कौन सी पोएम है। ऊंची आवाज से बोलें, एपिक पोएम है। इस एपिक पोएम की फर्दर भी और बहुत सारी क्वालिटीज हैं, वैसे हम कह देते हैं इन एपिक पोएम जब भी लिखी जाएगी उसके अंदर गॉड्स का जिक्र होगा, उसके अंदर यूनिवर्स का जिक्र होगा, उसके अंदर यूनिवर्स में जमीन की पोजीशन का जिक्र होगा, उसके अंदर हेवन का जिक्र होगा, उसके अंदर हेल का जिक्र होगा, उसके अंदर एंजल का जिक्र होगा, उसके अंदर ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स होंगी और ब्यूटीफुल गार्डन्स उसके अंदर होंगी, मैजेस्टिक किस्म के करैक्टर होंगे, बड़े बड़े करैक्टर, और एडवेंचरस किस्म के डीड परफॉर्म किए जाएंगे। ये एपिक की खूबी होगी। अगर ये चीजें किसी पोएम में मौजूद है तो आप क्या कहेंगे ये कौन सी पोएम है? आज आपको क्लियर हो गया कि एपिक पोएम क्या होती है। क्लियर हो गया? तो मिल्टन ने क्या लिखा है, पैराडाइज लॉस्ट क्या है? और याद रखें कि लंबी कहानी होती है, लंबी कहानी होती है। मिल्टन ने ये पोएम लिखी है, छोटी सी पोएम है, सिर्फ 12 किताबों में आती है। छोटी सी पोएम है, 12 किताबों में आती है। ठीक है, तो ये पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 है, बुक 2 है, बुक 3 है, बुक 4 है, ऐसे कंटिन्यू बुक 12 तक है। ठीक, और आपके सिलेबस में उन्होंने सिर्फ बुक 1 और बुक 9 शामिल की है, बुक 1 और बुक 9 शामिल की है। बुक 9 इतनी ज्यादा हेल्दी नहीं है जितनी कि बुक 1 है। बुक 1 बहुत जोरदार पोएम है, और ये तो शुक्र करें आप कि मिल्टन ब्लाइंड था। अगर वो ब्लाइंड ना होता तो पैराडाइज लॉस्ट मेरे ख्याल में बुक 50 भी होती शायद आपकी। ठीक है, ओके। पैराडाइज लॉस्ट लफ्ज से पता चलता है, पैराडाइज लॉस्ट के लफ्ज से पता चलता है कि गुमगुश्ता जन्नत, जन्नत खो गई। यानी कि राइटर का पॉइंट को रिलीजियस एडवेंचर्स कोई वो डिस्कस कर रहा है। राइटर इस पोएम के अंदर जो करेक्टर का लेकर इंट्रोड्यूस कराता है, उस करेक्टर में एक लमिया है, गॉड। ठीक है, दूसरा उसके अंदर मरदूद शैतान है, सैटन है, गंदा। ठीक है, उसके अंदर फिर सैटन का एक दोस्त भी है। ठीक है, ये भी गंदा है, बिएल्ज़ेबूब इसका नाम है, बिएल्ज़ेबूब। क्या नाम है? बिएल्ज़ेबूब, बिएल्ज़ेबूब। और फिर 4th नंबर पर बहुत सारे गंदे गंदे एंजल्स हैं, और इनका नाम है रेबल एंजल्स। क्या नाम है? रेबल एंजल्स के ये 22 किस्म के फरिश्ते हैं। आपको मैथोलॉजी हमारी क्रिश्चियन मैथोलॉजी से मिलती जुलती है ना। आपको पता है कि सैटन प्राउड था, उसने गॉड के सामने ठहर गया, गॉड ने फिर उसको जन्नत से निकाला और वो जन्नत से जाकर हेल में, जहन्नम में जाके गिरा। फिर गॉड ने उसे परमिशन दी, चल बे चल, तू जो कुछ कर सकता है कर, मैं भी देखूं क्या कर सकता है। फिर आज वो जमीन पर हमें भटकाता रहता है, हमें रास्तों से डिट्रैक्ट करता है, और गॉड हमें फेवर करता रहता है। ठीक है, ये करैक्टर इस्तेमाल किए गए हैं। सैटन का क्या मतलब है भाई? सैटन का मतलब का पता चल गया? ठीक है, आज तो खूब पता चल जाएगा। मैं जितना कुछ भी बयान कर रहा हूँ ये सारा क्रिश्चियन मैथोलॉजी है या अकॉर्डिंग टू द व्यूज ऑफ मिल्टन है। ठीक है, देयर आर नो पर्सनल व्यूज ओवर देयर। अगर हैं कोई व्यूज तो वो जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए है ना बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मुसलमान हैं, तो हमें इन चीज़ों को
हमने इन चीज़ों को जस्ट स्टडी की हद तक लेना है, आपने अपने अंदर नहीं उतारना इस चीज़ को। ओके 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 जस्ट तो ऐसे की क्वालिटीज पता चल गई आपको। और ये आइए अब पढ़ते हैं कि स्टोरी क्या है पैराडाइज लॉस्ट के अंदर। हम सारी पैराडाइज लॉस्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ बुक 1 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद बुक 1 पढ़ना है। बुक 1 में क्या क्या हुआ है। एपिक पोएम की ये खूबसूरती है, ये उसकी रिवायत है। जब एपिक पोएम स्टार्ट होगी तो सबसे पहले पोएट जो है शायरी की देवी से दुआ करता है। म्यूज उसका नाम है। म्यूज से शायर क्या करता है, पोएट दुआ करता है कि आए शायरी की देवी, तू मुझे इंस्पिरेशन दे ताकि मैं एक बहुत बड़ी पोएम लिख सकूं और बहुत जबरदस्त किस्म की पोएम लिखूं। और उसका मकसद क्योंकि बहुत बड़ा है, इसलिए तुम्हारी इंस्पिरेशन के बगैर कंप्लीट हो ही नहीं सकता। पहले पहले किससे दुआ करता है पोएट, म्यूज से। तो मिल्टन ने भी पहले पहले म्यूज से दुआ की है, पहले लास्ट में पहले पहले दुआ आएगी, फिर वो गॉड से दुआ करता है। कौन, मिल्टन अपनी पोएम के आगाज में फिर गॉड से दुआ करता है कि अल्लाह मियाँ तू तो हर जगह मौजूद था, शुरू से मौजूद था, तू मुझे इंस्पिरेशन दे, बता कि क्या हुआ था, हमारी जन्नत हमसे कैसे गई। ठीक, उसके बाद फिर वो कहता है, मिल्टन फिर अपना एम बताता है। मैंने कहा ना कि पोएम का कोई ना कोई एम होता है, पोएम का कोई ना कोई एम होता है। किस पोएम का, एपिक पोएम का कोई ना कोई एम होता है। तो पोएट 2 लाइन्स में एम बताता है, आई मे assert the eternal providence and justify the voice of God to men। कहता है कि मैं ये दावा करता हूं खुदा हमेशा हमेशा मेहरबानी करने वाला है। ठीक है, और मैं बताना चाहता हूं कि खुदा की तरफ से कौन से रास्ते जमीन पर हमारे पास मौजूद हैं, खुदा की तरफ से। कंसेप्ट जर्नल ये था कि गॉड इज टायरेंट, खुदा जो है वो मारता है अगर तुम गलत काम करोगे। तो मिल्टन ये प्रूव करना चाहता है कि गॉड तो बहुत ही शफीक है, मेहरबान है, इनायत करने वाला है, वो तो हमेशा हमेशा देने वाला है, वो तो लड़ने वाला है ही नहीं, मारने वाला है ही नहीं। ये उसका एम है, किसका, पूरी पोएम का। ऐसे पोएम का एम यही है। क्या एम है कि उसे बताना है कि गॉड क्या है, हमेशा हमेशा में देने वाला है। ये उसने एम बताया। एम बताने के बाद वो कहता है कि हाँ, हमसे जन्नत कैसे खो गई, याद आ रहा है, इंस्पिरेशन हो रही है। कहता है कि वो शैतान था, वो शैतान था, शैतान था जिसने अम्मा हवा को, आदम को भटकाया था, सेब खाने पर मजबूर किया था, और फिर सेब जब खाया तो गॉड ने इस अपनी प्यारी मखलूक को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। लेकिन शैतान ने क्यों भटकाया था, अब यहां से बात करेगा, और बात पूरी एपिक के अंदर इस बुक 1 में अब शैतान की बात चलती जाएगी। अब वो ये बयान करता है कि शैतान ने क्यों भटकाया। शैतान रिवेंज लेना चाहता था। किस चीज का रिवेंज, गॉड ने जो उसको हेल में फेंक दिया था, गॉड ने जो उसको हेल में फेंका था, क्यों फेंका था हेल में, इसलिए फेंका था गॉड के सामने खड़ा हो गया था। क्यों खड़ा हो गया था उसके सामने, और ये अब डिस्कशन होगी। और फिर वो बताएगा कि गॉड के सामने जब उसने प्राइड शो की थी तो गॉड ने उसको उठाकर भेजा उसके जहन्नुम के अंदर। जहन्नुम में जब शैतान पहुंचा है तो उसकी क्या कैफियत है, शैतान जहन्नुम के अंदर क्या क्या देखता है। और जब वो दोबारा खड़ा होता है तो वो देखता है उसके साथ उसका एक दोस्त भी, रेबल एंजल, एक बड़ा बेएल्ज़ेबूल उसके साथ है, उसका साथी है उसका, और बहुत सारे एंजल्स भी उसके साथ आके जहन्नुम में गिरे हैं। ये एंजल्स कहाँ से हैं, ये वो एंजल्स हैं जो जन्नत के अंदर शैतान के करीब करीब रहते थे। इन्होंने भी कहा था कि शैतान अच्छा है गॉड की निस्बत, तो फिर गॉड ने उस शैतान के साथ वो तमाम लोग भी फेंक दिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पर शैतान जो है संभलता है और खड़ा होता है और सूरत हाल का जायजा लेता है, और एक लीडर की तरह कमांड करता है तमाम रेबल एंजल्स को कि सारे इकट्ठे हो जाओ, अब हमने करना क्या है, हमारी शिकस्त क्यों हुई है। फिर वो बड़ी बड़ी लंबी स्पीच करता है, और वो स्पीच जब करेगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच, बहुत अहम स्पीच हैं वो जो वो करता है वहां पर अपने अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए, ताकि वो गॉड से जंग लड़ सके। भला गॉड से कोई जंग लड़ सकता है, दीवाना कहीं का।
लेकिन मिल्टन ने देखें ये सारी जो चीजें कलेक्ट की हैं, सैटर्न का कैरेक्टर बनाया है, तो आप गौर कीजिए, देखिए कहाँ से उसके जहन में कंसेप्ट आया है। एक तो वो प्यूरिटन था, खुद रेबल था, सैटर्न को उसने रेबल बनाया है, जहन्नुम में पड़ा हुआ है सैटर्न, गॉड के खिलाफ हो गया ना, रेबल बन गया ना। उसके बाद वर्जिल होमर ने जो एपिक लिखी थी उसको पढ़कर उसे पता था कि एपिक की कन्वेंशन क्या होती हैं। क्लियर? यहाँ से भी उसने हेल्प ली, फिर उसने फ्रेंच पढ़ी थी, इटालियन पढ़ी थी, रिलीजन पढ़ा था, इससे भी हेल्प मिली उसे लिखने के लिए। उसके अलावा ये इस दौर में, अपने दौर में मिल्टन खुद क्योंकि रेबल रहा है, चार्ल्स वन और चार्ल्स सेकंड के दौर में मिल्टन क्या था? रेबल था ना जी। तो सैटर्न भी रेबल है, तो रेबेलिटी के ऊपर उसको अच्छे खासा ग्रिप हासिल है। आइए बुक 1, पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, ये बुक ऑफ सैटर्न है, ये सैटर्न के बारे में लिखी गई किताब है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। टेक्स्ट को लिए इस पहले पोर्शन में लाइन नंबर 1 से लेकर 83 तक हम पढ़ेंगे। पहले लाइन नंबर 1 से 83 तक पढ़ेंगे, और इसके में जो चीज़ें बयान की गई हैं वो एक तो थीम बयान किया जाएगा पोएम का, इंसान के गिरने को, जन्नत से ज़मीन पर गिरने को बयान किया जाएगा। पोएट जो है म्यूज से दुआ भी इन्हीं लाइंस में करेगा। पोएट अपना एम भी बताएगा। पोएट गॉड को भी बुलाएगा कि गॉड आए उसकी हेल्प करे, ठीक है, उसकी हेल्प करे, ये भी बयान करेगा उसके अंदर। उसके अलावा जी सैटर्न के रिवेंज की बात भी करेगा यही लाइन में। आइए लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन देखते हैं। देखें जी, फर्स्ट लाइन टेक्स्ट ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस, इंसान की पहली नाफरमानी, एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, और उस मनाशुदा दरख्त का फ्रूट। क्रिश्चियंस के मुताबिक ईव और एडम ने जन्नत में एप्पल खाया था जो कि फॉरबिडन ट्री था। हम समझते हैं कि वो, हम जानते हैं कि वो गंदम का दाना था, तो एप्पल को कंसीडर करना है। इंसान की पहली नाफरमानी, और क्योंकि उसने फॉरबिडन ट्री का फ्रूट खाया, हुज मॉर्टल टेस्ट, और इस फ्रूट के अंदर जो टेस्ट था वो मॉर्टल टेस्ट था, फना वाला टेस्ट था। उसने सेब जो ही खाया गया तो एडम और ईव की जिस्म के अंदर मर जाने वाले फना वाले एलिमेंट बटन सारे ऑन हो गए उसके अंदर, क्योंकि उस फ्रूट के अंदर ही ऐसी चीजें मौजूद थी जिसने एडम और ईव को मॉर्टल बना दिया, मरने वाला बना दिया, इंसान बना दिया। ब्रॉड डेथ इनटू द वर्ल्ड, और फिर दुनिया के अंदर मौत ने कदम रखा, यानी कि एप्पल खाने के बाद दुनिया में मौत इंट्रोड्यूस हुई। एंड ऑल ओवर वो, और साथ ही हमारे सारे दुख आए। फिर लॉस ऑफ एडन, जन्नत भी हाथ से चली गई। टिल वन ग्रेटर मैन रिस्टोर्ड अस, फिर एक अजीम शख्स आया जिसने हमें दोबारा बहाल किया। उस अजीम शख्स का नाम है क्राइस्ट, हजरत ईसा पाक। एंड बिगेन द ब्लिसफुल सीट, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हमें सीट लेकर दी, दोबारा हमारा मकाम हमें दोबारा लेकर दिया। सुभान अल्लाह। सिंग, मैं गा रहा हूँ। अब ये बात ये कह दी उसने, अब सिंग कह रहा है, मैं गा रहा हूँ। किसको कह रहा है? हेवनली म्यूज को कह रहा है कि मैं गा रहा हूँ, ए म्यूज, ए हेवनली म्यूज, मैं गा रहा हूँ। दैट ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ अरब, एक आइडिया ब्लिसफुल सीट तक खत्म हो गया है, दूसरा आइडिया शुरू हो गया। अब ये क्या है? इन्वोकेशन कहते हैं इसे। इन्वोकेशन का मतलब होता है प्रे, हमद, सना, दुआ करना, लेकिन शायरी की देवी से दुआ की जाती है। क्रिश्चियन ने अपनी शायरी की देवी मुकर्रर कर रखी है जी, फिलहाल पहाड़ के ऊपर शायरी की देवी रहती है। ग्रीक्स की और है, ग्रीक्स की जो शायरी की देवी है वो किसी और पहाड़ के ऊपर रहती है, उसका जिक्र अभी आएगा। पोएट ने, वर्जिल और होमर ने जिस शायरी की देवी से, म्यूज से प्रार्थना की थी, दुआ की थी, मिल्टन ने उससे दुआ नहीं मांगी, उससे प्रार्थना नहीं की।
मिल्टन ने अपनी एक म्यूज से की है। देयर इज आल्सो डिफरेंस बिटवीन द टू म्यूज। एक म्यूज ग्रीक वालों की है, एक म्यूज क्रिश्चियंस की है, आप कह सकते हैं। शायरी की देवी, दुआ उससे मांगते हैं, और वो मिल्टन ये भी कहेगा आगे आकर कि तू जो मेरी शायरी की देवी है, क्रिश्चियन म्यूज है जो, दैट इज बेटर देन द ग्रीक म्यूज। वो कहते हैं क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैटर, मेरा एम जो पोएम लिखने का वो बहुत बड़ा है, इसलिए वो ग्रीक जो देवी है वो तो मेरे एम का साथ नहीं दे सकती, मुझे इंस्पिरेशन नहीं दे सकती इतनी, तू मुझे दे सकती, इसीलिए मैं वहां नहीं गया, तेरे पास आया हूँ। तो ये भी एक कंट्रास्ट है। सिंग हेवनली म्यूज दैट ऑन द, सिंग जब कहा है तो उसका मतलब मैं गाता हूँ। हेवनली म्यूज, ओ हेवनली म्यूज दैट ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ अरब, ऐ शायरी की देवी तू रहती है अरब की पहाड़ियों में, सनाई सनाई की पहाड़ियों में, डिडेस्ट इंस्पायर, और तूने ही तो इंस्पायर किया था दैट शेफर्ड, एक शेफर्ड को, शेफर्ड का मतलब चढ़ावा, बकरियां चढ़ाने वाला, शेफर्ड का मतलब यहाँ पर है हजरत मूसा पाक। तू ही तो था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जिसने पढ़ाया था, बताया था। Who first taught the chosen seed, जिसने सबसे पहले फिर लोगों को बताया कि chosen seed कि इंसान क्या है, या सबसे पहले उसने सिलेक्टेड लोगों को पढ़ाया, या उसने बताया कि हमारा खमीर क्या है, हम कहाँ से आए हैं, कौन है। रिलीजन के मामले में जहाँ प्लेटो क्लेम करता है कि ही इज द वन हु हैज इंट्रोड्यूस्ड द रिलीजन इन द वर्ल्ड, प्लेटो जहाँ तक ये चीज प्लेटो जहाँ तक ये क्लेम करता है, वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इज द फर्स्ट पर्सन हु इज गिविंग द 10 कमांडमेंट्स। 10 उसने जो उन्होंने कमांडमेंट्स दी हैं, 10 जो उन्होंने लॉज दिए थे, रूल दिए थे, हेवनली रूल दिए थे, रिलीजन की उसके फाउंडेशन समझा जाता है कि यहाँ से रिलीजन शुरू हुआ। पहले कोई रिलीजन नहीं था, बाद फिर क्रिश्चियंस ने उनको इम्प्रूव किया अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स, और बाद फिर बाकी रिलीजन ने एक दूसरे को इम्प्रूव किया। तो ऐ शायरी की देवी तू ही तो थी जो अरब और सनाई की पहाड़ों पर बैठी इंस्पायर कर रही थी शेफर्ड को, बकरियां चराने वालों को, और उसने फिर लोगों को बताया चूजन सीड, ज़मीन की बुनियाद के बारे में, या सिलेक्टेड लोगों को बताया इन द बिगिनिंग, और बताया कि शुरू में हाउ द हेवंस एंड अर्थ, किस तरह ज़मीन थी, किस तरह आसमान था, रोज आउट ऑफ चार्ज, और किस तरह ये ज़मीन और किस तरह ये आसमान शुरू में ख्याल से, ख्याल कहते हैं किस तरह ख्याल से, यानी कि बदनज़मी से बने। ऐ शायरी की देवी तू ही तो थी जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इंस्पायर किया, और फिर उन्होंने लोगों को बताया कि ऐ लोगों, ये ज़मीन और आसमान किस तरह से बना है, बदनज़मी में से। जब यहाँ उजाड़ होता था, उजाड़ में से ये कैसे बना है, उसे सबसे पहले बताया। उसे बताया तो कारनामा किसने सर अंजाम दिया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कारनामा नहीं, बल्कि शायरी की देवी का कमाल है कि उसे इंस्पायर कर रही है उसको। राइटर कहना ये चाहता है कि तूने बड़े बड़े प्रॉफ्स को इंस्पायर किया है, मुझे भी तो कर। और सियोन हिल, या वो बैतुल मुकद्दस वाली जो पहाड़ी है, ये वो पहाड़ी है जहाँ पर बैतुल मुकद्दस है। इलाइट दिमोर, ऐ शायरी की देवी तुझे बैतुल मुकद्दस की वो पहाड़ी बहुत खुश करती है, उसका नज़ारा तुम्हें बहुत खुश है। एंड सिलियोस ब्रुक दैट फ्लोड, और सिलियोस ब्रुक और बैतुल मुकद्दस की पहाड़ी के गिर्द चक्कर लगाने वाली वो जो स्ट्रीम है, नदी है, ब्रुक नदी है, उसका नाम सिलियोस है। आजकल उसे कहते हैं सेलियोम। सेलियोम जो नदी है, दैट फ्लोड जो घूमती है या चलती है फास्ट तेजी से, बाय द ओरेकल ऑफ गॉड, बैतुल मुकद्दस के गिर्द। राइटर कहता है ऐ शायरी की देवी वो बैतुल मुकद्दस की पहाड़ी और उस बैतुल मुकद्दस के गिर्द जो नदी चल रही है वो तुझे बहुत खुश है, तुझे बहुत खुश है, तो उस खुशी का वास्ता है कि मुझे इंस्पायर कर। कहना ये चाहता है उसी खुशी के सदके मुझे इंस्पायर कर, या उसी बैतुल मुकद्दस के मुकद्दस पहाड़ी और ग्रुप के सदके मुझे इंस्पायर कर। आई डेंस इनवोक द एड, मैं फिर तेरी एड को, मदद को इनवोक करता हूँ। लेकिन कहता है मैं तेरी मदद को उजागर करता हूँ, यानी कि मैं तुम्हें पहले उजागर करता हूँ कि तू मुझे बता। शायरी की देवी को
उजागर मेंटेन कर रहा है। दिस आर वेरी मॉडर्न थिंग्स, ये बहुत मॉडर्न चीजें हैं कि चीजों को आप बनाते हैं, चीजों को आप बिगाड़ते हैं, चीजों को आप हेल्प करने के लिए इनकरेज करते हैं, चीजों को आप डिस्करेज करते हैं। कोई भी है, हेवनली कोई भी है, आप खुद करते हैं। वो कह रहा है कि मैं इन्वोक करता हूं तेरी मदद को। समझ तो रहे होंगे आप। टू माई एडवेंचरस सॉन्ग, अपने इस एडवेंचरस सॉन्ग के लिए, एडवेंचरस सॉन्ग क्लियर हो गया, ये एडवेंचरस सॉन्ग है, ये एपिक पोएम ही जा रही है कि मैं अपने एडवेंचरस सॉन्ग के लिए तुम्हें इन्वोक करता हूं कि तुम मुझे बता दैट विद नो मिडिल फ्लाइट इंटेंट्स टू सोर, और मैंने कोई छोटी फ्लाइट, मिडिल फ्लाइट को इरादा नहीं बांधा टू सोर, प्रवास का। मैंने कोई छोटी उड़ान उड़ने का इरादा नहीं बनाया। सोर अबव द एनियन माउंट, बल्कि मैं बुलंद प्रवास करना चाहता हूं एनियन माउंट से भी। एनियन माउंट कौन सी है? हेलिकॉन माउंट कहते हैं इसको, जहां पर ग्रीक वालों की म्यूज रहती है। मेरी परवाज, मेरे एम की परवाज इतनी बुलंद है कि ग्रीक वालों की म्यूज से भी बुलंद मेरी परवाज है, इसीलिए मैं उसके पास नहीं गया बल्कि मैं तेरे पास आया हूँ। अपनी म्यूज की तारीफ कर रहा है। While it pursues things uninterrupted yet in prose or rhyme, और मैं pursues, मैं हासिल करने जा रहा हूँ, मैं गेन करने जा रहा हूँ थिंग्स, ऐसी चीजें uninterrupted जो पहले अटेम्प्ट नहीं की गई, yet in prose, ना तो प्रोज में और राइम ना ही शायरी में, एंड चीफली दाओ। अब पोइट का एक और कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर पोइट कह रहा है, गॉड से मुखातिब है, अगर खास तौर पर तुम, गॉड को कहता है, खास तौर पर आप, खुदा, ओ स्पिरिट, ओ स्पिरिट को कहा है, यानी कि स्पिरिट का मीन भी गॉड है। ओ गॉड दैट डोस्ट प्रेफर बिफोर ऑल टेम्पल्स द अपराइट हार्ट एंड प्योर, दैट डोस्ट प्रेफर, तुम्हें प्रेफर किया जाता है बिफोर ऑल टेम्पल्स, तमाम तर टेम्पल्स के अंदर, तमाम तर मुग्ध के अंदर, तमाम तर इबादत कदों के अंदर तुझे ही बुलंद बाला समझा जाता है। कोई तुझे गॉड कहता है, कोई तुझे रब कहता है, कोई तुझे खुदा कहता है, कोई खुदाए वंद कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई किसी नाम से पुकार रहा है, कोई किसी नाम से, लेकिन सबसे ज्यादा तुझे ही प्रेफर किया जाता है हर टेम्पल में। बिफोर ऑल टेम्पल्स द अपराइट हार्ट एंड प्योर, और तू रहता है अपराइट, अच्छे, सही हार्ट दिलों में और प्योर दिलों में रहता है। इंस्ट्रक्ट मी, अय खुदा मुझे हिदायत कर, मुझे डायरेक्ट कर, मुझे इंस्ट्रक्ट कर। फॉर दाउ नोएस्ट, अय खुदा क्योंकि तू जानता है। दाउ फ्रॉम द फर्स्ट वाज प्रेजेंट, तू ही तो सबसे पहले मौजूद था। एंड विद माइटी विंग्स आउटस्प्रेड, और तू ही सबसे पहले, जब दुनिया नहीं बनी थी, जब हेवनली बॉडीज नहीं बनी थी, जब यहाँ उजाड़ था, सबसे पहले बड़े बड़े विंग्स के साथ, आउटस्प्रेड, बड़े बड़े विंग्स को फैलाए हुए, डव लाइक, किसी फाख्ता की तरह, सेटेस्ट तो बैठा हुआ था, ब्रोडिंग सी रहा था, क्या अंडे सी रहा था, ऑन द वास्ट एबेस, बड़ी बड़ी गहराइयों के ऊपर, तारीख गहराइयों के ऊपर। यानी कि उसने गॉड का यूं कंसेप्ट लिया है कि जैसे ये कायनात सारी की सारी कोई उजाड़ हो और गॉड इस डव की मानद हो, और पूरे उजाड़ को उसने अपने विंग्स में लिया हुआ हो, और जैसे डव बैठकर अंडे सीती है, वो इससे ऊपर गॉड बैठा हुआ है और वो पूरी कायनात को बना रहा है, नीचे अंडे सी रहा है ताकि कायनात सारी वजूद में आ जाए। तो यहाँ पर डव का जो सैंपल इस्तेमाल किया गया है गॉड के लिए, मेटाफर जो इस्तेमाल किया गया है गॉड के लिए, देयर इज अ माइल्ड मेटाफर। देखिए कितना माइल्ड है। कि गॉड इज नॉट द हॉक जिसके हाथों में पंजों में मौत के परवाने हों, वो वाला गॉड नहीं है, बल्कि डव लाइक गॉड है। ठीक, डव लाइक गॉड है और कायनात को बना रहा है, उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है बैठा हुआ। एंड मेडेस्ट इट प्रेग्नेंट, और तूने इस यूनिवर्स को प्रेग्नेंट किया, अंडे भी सी रहा है, या दूसरा कंसेप्ट यह है कि इस कायनात को तूने प्रेग्नेंट किया गॉड को। What in me is dark, जो चीज मेरे अंदर तारीख है, अल्वाइन, उसे रोशन कर दे गॉड। What a low raise and support, जो चीज नीचे है उसको ऊंचा कर दे, सपोर्ट, उसको सपोर्ट कर। That to the height of this great argument, क्योंकि इस
ग्रेट आर्गुमेंट, इस बड़ी बहस यानी कि बड़ी गुफ्तगू, बड़ी एम, बड़ी थीम के बारे में, थीम तक मेरी रसाई हो सके। कौन सा थीम है, कौन सा एम है? ये आर्गुमेंट का मतलब थीम है, एम है, बहस है। ये कौन सा एम है जिस पर गॉड को सपोर्ट करे? वो एम नीचे लिखा हुआ है 2 लाइन्स में, आई मे असर्ट इटर्नल प्रोवाइडेंस, मैं ये क्लेम करता हूँ गॉड जो है हमेशा हमेशा मेहरबान है, हमेशा हमेशा देने वाला है, एंड जस्टिफाई द वाइज ऑफ गॉड टू मैन, और मैं जस्टिफाई करना चाहता हूँ कि कौन कौन से खुदा के रास्ते हमारी तरफ हैं। ये द इम्पॉर्टेंट लाइन्स, ये 2 लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई मे असर्ट इटर्नल प्रोवाइडेंस, मैं दावा करता हूँ कि गॉड हमेशा हमेशा मेहरबान है, और जस्टिफाई द वाइज ऑफ गॉड टू मैन, और मैं जस्टिफाई करता हूँ कि खुदा के कौन कौन से रास्ते हैं जो इंसान की तरफ हैं। अब इस हिस्से में, अगला हिस्सा जो पढ़ने जा रहे हैं, इस हिस्से में इंसान का जमीन पर आना बयान किया जाएगा। उसके बाद सैटन का रिवेंज क्या है, और सैटन को रिवेंज क्यों है, क्योंकि उसे जन्नत से निकाल दिया गया था, ये बात डिस्कस की जाएगी। से फर्स्ट, अब उसने गॉड ने म्यूज से बात कर ली, मिल्टन ने म्यूज से बात कर ली, मिल्टन ने गॉड से बात कर ली, मिल्टन ने एम अपना बता दिया। आइए, बात का मूड इस तरह आता है। से फर्स्ट, अय अल्लाह सबसे पहले बता, फॉर हेवन, जन्नत, फॉर हेवन के जमीन आसमान या जन्नत, हाइड नथिंग फ्रॉम दाई व्यू, नॉट द डीप ट्रैक ऑफ हेल, कि ये आसमान, हाइड नथिंग फ्रॉम दाई व्यू, ये आसमान तेरी आंखों से ओझल थोड़ी है, ये जन्नत तेरी आंखों से ओझल नहीं है। ना द डीप ट्रैक ऑफ हेल, ना तो जन्नत तेरी आंखों से ओझल है, ना जहन्नम के गहरे रास्ते तेरी आंखों से ओझल है। तू ग्रेट गॉड है, तू हर चीज जानता है, हर चीज जानता है, तो मुझे बता, क्योंकि मैं ऐसा ही कोई काम करने जा रहा हूँ, ऐसे ही कुछ लिखने जा रहा हूँ। से फर्स्ट, व्हाट कॉज मूव्ड आवर ग्रैंड पेरेंट्स, बता वो क्या वजह थी कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को, हमारे बड़े अब्बू जी को, बड़ी अम्मी जी को क्यों निकाला गया जन्नत में से। ईव एंड एडम की बात कर रहा हूँ। इन दैट हैप्पी स्टेट, जबकि वो जन्नत की खुशहाल रियासत में रह रहे थे। फेवर्ड ऑफ हेवन सो हाईली, हेवन का मतलब जन्नत भी होता है, हेवन का मतलब आसमान होता है, हेवन का मतलब गॉड भी होता है। फेवर्ड ऑफ हेवन सो हाईली, उसे और उनको जन्नत की फेवर मिल रही थी और उनको गॉड की फेवर मिल रही थी, दोनों पॉसिबल है। टू फॉल ऑफ फ्रॉम द क्रिएटर, और उनके खालिक ने उन्हें क्यों गिरा दिया नीचे, किनको गिरा दिया? वेरी गुड। एंड ट्रांसग्रेस हिज विल, और उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कौन? उन्होंने वायोलेट किया था, उन्होंने ट्रांसग्रेस वायोलेट किया था, इस्तेहसाल किया था, नाफरमानी की थी। हिज विल, गॉड की ख्वाहिश की। फॉर वन रिस्ट्रेंट, क्योंकि उन पर एक ही रुकावट थी, रिस्ट्रेंट, उनको एक ही चीज से मना किया गया था, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड बिसाइड्स, अदरवाइज तो पूरी कायनात के लॉर्ड थे, मालिक थे। हु फर्स्ट सेड्यूस्ड देम, कौन था वो जिसने सबसे पहले उन्हें सेड्यूस्ड किया, उन्हें सबसे पहले उसका पीछा किया? कौन था वो जिसने सबसे पहले एडम और ईव को भटकाया? कौन था? टू दैट फाउल रिवोल्ट, ताकि वो फाउल अपनी देम टू दैट फाउल रिवोल्ट, कौन था जिसने एडम और ईव को भटकाया कि वो इस तरह की फाउल बुरी तरीन बगावत कर दे? कौन सी बगावत की थी एडम और ईव ने? फॉरबिडन ट्री का उन्होंने फ्रूट खा लिया था। किसने भटकाया था उसको? सैटन ने। सैटन जन्नत में गया था और उसे कहा कि देखो ये फ्रूट कितना खूबसूरत है, अगर तुम ये फ्रूट खा लोगे तो तुम इमॉर्टल हो जाओगे, तुम गॉड बन जाओगे। उसे कहा ये खा लो, तो उसने ईव को अलग होकर भटकाया था, अलग होकर। तो ईव उसके झांसे में आ गई थी। क्लियर? आइए, अब ये बात यहाँ से शुरू होगी, सैटन से बात शुरू होगी। अब सारे मसाइल खत्म हो गए हैं, बस अब सैटन को ही डिस्कस करना है कि सैटन क्या है, उसे क्या मसाइल थे, उसने गॉड से कैसे जंग लड़ी है। अब यहाँ तक सैटन तक बात आ गई है। अब देखते हैं द इन्फर्नल सरपेंट, वो हेलिश सरपेंट, वो जहन्नमी नाग, ही इट वाज हुज गॉयल,
ये उसकी चाल थी। स्टिर्ड अप विद इनवाय, वो खुद हसद क्या मारा हुआ था। स्टिर्ड अप विद इनवाय, उसके अंदर हसद ने सर उठा लिया था। किसके अंदर? एंड रिवेंज, और रिवेंज ने, इंतकाम ने उसके अंदर सर उठा रखा था। डिसीव्ड द फादर ऑफ मैनकाइंड, उसने सबसे पहले बड़ी अम्मी जी को भटकाया। व्हाट टाइम इज प्राइड, और एक वक्त क्या था कि उसकी कितनी आला उसका ज़र्फ था, उसका आला फखर था उसका। किसका? सैटन का। हैड कास्ट हिम आउट फ्रॉम हेवन, और इतना ज्यादा उसका फखर था कि उसी फखर ने उसको जन्नत से बाहर फेंकवा दिया। विद ऑल हिज होस्ट, तमाम तर मेजबानों के साथ, तमाम तर रेबल एंजल्स के साथ उसको बाहर फेंक दिया गया। कहाँ से बाहर फेंक दिया गया? जन्नत से बाहर फेंक दिया गया। कहाँ पर फेंका गया? नहीं, हेल में, जहन्नम में फेंका। ऑफ रेबल एंजल्स, और रेबल एंजल्स जो उसके मेजबान थे उनके साथ उसे फेंक दिया गया। by whose aid aspiring to set himself in glory above its peace, by whose aid, इन्हीं रेबल एंजल्स की मदद से aspiring, वो आला हिम्मत हुआ, to set himself, कि अपने आप को समझने लगा, in glory, कि वो बहुत शान और शौकत का हामिल है, above its peace, और वो अपने हम असों से भी ज्यादा आला है। यानी कि सैटन को ये कंसीडर हो गया कि मैं सबसे बुलंद और सबसे आला हूँ। यहाँ तक वो समझने लगा कि गॉड इज इक्वल टू मी। किसकी वजह से? लोगों के फेवर की वजह से। वो जो है रेबल एंजल उसको फेवर दे रखी थी, उसकी वजह से। He trusted to have equal the most high, उसने ये भरोसा कर लिया कि मोस्ट हाई जो गॉड ऑलमाइटी है वो उसके बराबर का है। If he opposed, अगर वो उसके खिलाफ जाए, एंड विद एम्बिशियस एम, और वो एम्बिशियस एम उसका बाहौसला किस्म का मकसद, अगेंस्ट द थ्रोन, गॉड के तख्त के खिलाफ, एंड मोनोरैकी ऑफ गॉड, और गॉड की बादशाही के खिलाफ। और उसने क्या किया? इफ ही अपोज्ड, उसने यहाँ से पिछली लाइन से जोड़ी है ये बात। ही ट्रस्टेड टू हैव इक्वल द मोस्ट हाई इफ ही अपोज्ड, उसने कहा अगर वो खुदा के खिलाफ जाए तो वो गॉड के बराबर है। पहली बात ये सोच ली, अगर गॉड से कभी लड़ाई लड़नी पड़ी तो मैं गॉड से लड़ लूंगा, उसने समझा ये प्राइड में आकर। किसने? सैटन ने। दूसरी बात ये की, फिर ये बात जब उसके जहन में आ गई, फिर उसने कहा एंड विद एम्बिशियस एम, फिर उसने एक बड़ा मकसद बनाया, अगेंस्ट द थ्रोन, गॉड के तख्त के खिलाफ, एंड मोनरैकी ऑफ गॉड, गॉड की बादशाही के खिलाफ। ये कहाँ पर है बादशाही गॉड की? हेवन में तख्त लगाए बैठे हैं। कौन? कहाँ पर है सैटन? हेवन में ही है। हेवन में ये सारी लड़ाई हो रही है, अब सारी बात हो रही है। रेज्ड इम्पॉइस वॉर इन हेवन, और जन्नत के अंदर उसने एक इम्पॉइस नापाक किस्म की जंग लड़ी। एंड बैटल प्राउड विद वेन अटेम्प्ट, और उसने एक वेन अटेम्प्ट, उसने बेसूद किस्म की, बेसूद कोशिश के साथ उसने एक फखर की जंग लड़ी। फखर की जंग थी ना, कि गॉड कहता है कि मेरी तमाम क्वालिटीज इंसान के अंदर मौजूद हैं सिवाय एक की, और वो एक है फखर। फखर वो इंसान को नहीं करने देता। इसी तरह गॉड फखर की क्वालिटी किसी को नहीं रखने देता। सैटन ने कहा कि मैं भी तुम्हारे जैसा हूं, मेरे अंदर भी वैसी प्राइड है। तो ये जंग जो थी गॉड और सैटन की हेवन के अंदर, ये जंग प्राइड की जंग थी, फखर की जंग थी कि कौन आला हिम्मत है, कौन मजबूत है। लेकिन सैटन वेन अटेम्प्ट, उसकी बेसूद कोशिश थी। Him the Almighty power hold headlong flaming from the ethereal sky. Him, उसको Almighty power, God ने hold headlong, बाहर निकाल फेंका। hold का मतलब बाहर निकाल फेंका। headlong, लंबे लंबे, flaming, शोलों के साथ, from the ethereal sky, उस heavenly आसमान से। God ने उस जन्नत के आसमान से शोलों के अंदर लपेट कर सैटन को बाहर फेंका। With hideous rhyme, और जब उसे बाहर फेंका गया, देखिए सैटन को जब फेंक रहा है गॉड बाहर, तो उसके साथ शोले हैं और साथ बर्बादी जुड़ी हुई है। ये नहीं कि बर्बादी अलग है, बर्बादी उसके साथ जुड़ी हुई है। ये गॉड के वेपन्स है कि उसने शोले भी साथ फेंके, शोलों में लपेट दिया उसे हिडियस, नफरत अंगेज किस्म की, भयानक किस्म की रोइंग, तबाही भी साथ उसके भेजी, कंबस्चन,
और अटर डिस्ट्रक्शन भी उसके साथ लगाकर भेजी, डाउन टू बॉटमलेस प्रेडिक्शन, और उसे भेजा बॉटमलेस, इंतहाई गहरी, जिसकी कोई तय ना हो, प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन क्या होता है? मिजरी, दुख, देयर टू ड्वेल, और उसने बॉटमलेस दुखों के साथ उसे भेज दिया यहाँ रहने के लिए। यानी कि उसने ईमेल तो की, साथ अल्लाह मियाँ ने अटैचमेंट भी साथ दे दी, ठीक है। सेंड जो किया मैसेज, साथ अटैचमेंट भी साथ थी, उसके अंदर सारा वायरस वगैरह साथ था ताकि वहाँ गलता करता रहे, ठीक है। और सेंड के बाद कोई एंटीवायरस नहीं है वहाँ। इन एडवेंटाइन चेन्स, और फिर उसको बांध दिया गया, एडवेंटाइन अनब्रेकेबल चेन्स के अंदर बांध दिया गया। किसको? सैटन को। पीनल फायर, और वहां पर चिपकने वाली आग थी। Who duress defied the, और who duress, वो duress जिसे जुर्रत की थी, डिफाई ललकारने की, किसे? द ओमनीपोटेंट टू आर्म्स, ओमनीपोटेंट टू आर्म, वो जो हर जगह पर मौजूद है। ये आप देखते हैं ओमनी खोला हुआ है UBL ने, ओमनी, ओमनीपोटेंट, ओमनी क्या मुराद? हर जगह पर मौजूद, ठीक है। ओमनीपोटेंट से लिया है मतलब, ओमनीपोटेंट टू आर्म्स, जो हर जगह पर मौजूद था, यानी कि गॉड जो हर जगह पर रहने वाला है, मौजूद है, तो उससे उसको ललकारा था। किसने ललकारा था? जी। इसके बाद है सैटन फॉलन फ्रॉम हेवन टू हेल। सैटन जो है हेवन से हेल में गिरा है। जब हेल में गिरा है तो यहाँ देखता है कि यहाँ पर लिक्विड फायर है। अब मैं इसकी समरी बता रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ। इसके अंदर लिक्विड फायर है, जहन्नुम में जब गिरा है लिक्विड फायर है, बहुत ज़्यादा गहराइयाँ हैं, तारीकियाँ हैं यहाँ पर, और मिजरीज हैं, दुख हैं सारे के सारे यहाँ पर, आग की नदियाँ यहाँ पर, और ऐसा फर्नेस लगा हुआ है जो आग दे रहा है। आग जो निकल रही है उसके अंदर से हीट है बहुत ज़्यादा, और रोशनी नहीं है बल्कि काले ब्लैक शोले हैं, और जहाँ जहाँ भी ये शोले जाते हैं वहाँ वहाँ पर तारीकी और उदासी बढ़ती जाती है। और अगर वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आता, अगर कोई चीज़ नज़र आती भी है इन शोलों की रोशनी में, तो दुख और मसाइल नज़र आते हैं और कुछ नज़र नहीं। तो यहाँ पर जहन्नम की डिस्क्रिप्शन दी गई है, यू विल रीड इट बाय ऑन, या ये पढ़ा दूँ? चलो ये पढ़ा देता हूँ। अच्छा चलो जी पढ़ा देता हूँ। आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। आइए देखते हैं कि अल्लाह मियाँ ने जहन्नम कैसे बनाई है और सैटन को किस तरह जहन्नम में रखा गया। सैटन की दुखों को देखिए, सैटन के मसाइल को देखिए, और फिर सैटन की दोबारा उठने को देखिए। 9 times the space that measures day and night, 9 times space, फिजा को 9 दफा, that measures day and night, दिन और रात के अगर मेजर कर लिया जाए तो मॉर्टल मैन, एक इंसान के लिए, एक इंसान कितना काउंट करता है 9 दिन और 9 नाइट्स का स्पेस, फासला, इतना ही लगा था सैटन को जन्नत से जहन्नुम में आने तक। सिंपल इज दैट। टाइटल कहना चाहता है कि सैटन जन्नत से जब फेंका गया तो जहन्नुम में जब पहुंचा तो 9 दिन और 9 नाइट्स लगे। ठीक है जी। ही विद हिज हॉरर क्रू, और वो आया हॉरर क्रू के साथ। कौन से क्रू? वो खौफनाक जो उसके साथ अमला था। कौन सा अमला है? तो देखिए यहाँ पर एबर एंजल्स। ले वेंक्विस्ट, शिकस्त खुर्दा पड़ा है, रोलिंग इन द फेरी गल्फ, और रोल कर रहा है। फेरी गल्फ उस आग के गर्दाब में रोल कर रहा है। वर्दा, आंखें खोल के बैठो। मैंने पहले कहा था कि स्लीपलेस लवर्स को खास तौर पर भेज रहा है मैसेज कि रात को जल्दी सो जाए। स्लीपलेस लवर जो है वो रात को जल्दी सो जाए, सुबह उन्हें मिल्टन पढ़ना है। लेकिन स्लीपलेस लवर्स ने कहा वी आर स्लीपलेस लवर्स, हम तैयार हैं जनाब, बाजू हमने टांके हुए हैं। आप मिल्टन पाए से अब यहाँ आकर आप लोग एक जमाई भी नहीं ले रहे। मैं तो हैरान हो गया। जमाइए लीजिए बेटा। आपको पढ़ा रहा हूँ आपकी हिस्ट्री,
ये मुकद्दस चीजें हैं। हाँ, ये चीजें सवाब भी इसके साथ होता है मेरा बेटा। पढ़े लिविंग ट्विस्ट। तो वहां पर शिकस्त खुर्दा पड़े हुए हैं, रोलिंग इन द फेरी गल्फ, और वो उस आग के गर्दाब में रोल कर रहा है। यहाँ पर रोलिंग इन द फेरी गल्फ, आग के गर्दाब में ये सारा क्रू पड़ा हुआ है। और कौन पड़ा हुआ है? और सैटन। और कौन है? बेल्ज़ेबुल है। रिजर्व हिम टू मूव रेट, अच्छा नहीं, फेरी गल्फ कन्फाउंडेड, और यहाँ पर ये लानती करार पाए हैं कि ये सारे लानती हैं। जो इमॉर्टल, हाय हाय हाय, लेकिन ये इमॉर्टल हैं, ये मरने वाले नहीं हैं, सैटन या रेबल एंजल, क्योंकि गॉड ने इनको हेवन के मटेरियल से बनाया था, तो इनको मौत नहीं आनी। ये हैं जिंदा पड़े हुए हैं, इन्होंने हेल में मरना कोई नहीं है। जो इमॉर्टल, बट हिज डूम रिजर्व हिम टू मोर रेट, बट हिज डूम, लेकिन ये मुकद्दर जो था सैटन का, रिजर्व हिम, इसने उसे दिया मोर रेट, ज्यादा गुस्सा, यानी कि अब उसे मरना ही कोई नहीं है, मरना ही कोई नहीं, तो गॉड को इस पर और ज्यादा गुस्सा निकाल सकता है। गॉड उस पर, वो गॉड से और ज्यादा गुस्सा रसीद करने के लिए नहीं मर रहा। अगर मर जाता तो खत्म हो जाती बात। अब जिंदा भी है तो गॉड का मजीद गुस्सा वो फेस करता रहेगा। रिजर्व हिम टू मोर रेट, उसका इमॉर्टल होना ये उसका मुकद्दर है, जो उसको देता है मोर रेट, ज्यादा गुस्से को सामना करना उसे पड़ता है, सामना करने के लिए वो उसकी किस्मत है। फॉर नाउ द थॉट बोथ ऑफ लॉस्ट हैप्पीनेस, अब सैटन के अंदर एक सोच है। क्या सोच है? बोथ, दो सोचें। लॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस, खुशियां भी हाथ से गई, खो गई, एंड लॉस्ट इन पेन, हमेशा हमेशा के लिए पेन भी मिल गया। टोर्मेंट्स हिम, इस चीज से उसे ज्यादा पेन, तकलीफ हुई। अराउंड ही थ्रोज हिज बेलफुल आइज, और अपनी दर्द और अलम में डूबी हुई आंखों को उसने इर्द गिर्द घुमाया। That witnessed huge affliction, और उसने देखा ह्यूज, बहुत ज्यादा दर्द और अलम, एंड डिस्मे, मायूसी, मायूसी देखी, मिक्स्ड विद एब्जुरेट प्राइड, और इसके अंदर, और ये सारी मायूसी, ये दर्द और अलम, ये दुख, इनका मिक्स, इसको ये चीजें मिक्स हो गई सैटन की एब्जुरेट, जिद्दी प्राइड के साथ। यानी कि एक तो ये है कि हर तरफ तकलीफ ही तकलीफ है, दूसरा उसके अंदर जिद्दी प्राइड अभी भी मौजूद है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब बना, एंड स्टेट फॉर स्टेट, और उसके साथ एक और चीज मिल गई, और वो थी अनचेंजिंग नफरत। अगर वहां पर मिजरीज कांस्टेंट हैं, फॉर एवर के लिए हैं, तो सैटन के अंदर हेट भी फॉर एवर के लिए है, सैटन के अंदर जिद्दीपन भी फॉर एवर के लिए है। कोई शख्स जिद्दी भी हो, दुखों में भी हो, नफरत भी कर रहा हो, तो एट द सेम टाइम 4, 5, 6, 10 एलिमेंट में मुलव्वस हो, तो वो बहुत भयानक कंडीशन में होगा ना, बहुत बुरी कंडीशन में होगा ना। ठीक, वो उसको बहुत बड़ी सजा मिल रही है। एट वंस एज फॉर एज एंजल्स कैन का मतलब कैन सी, देख सकना, एकदम जहां तक फरिश्ते देख सकते हैं। ही व्यूज, सैटन ने देखा, दिस डिसमल सिचुएशन, वर्स्ट एंड वाइल्ड, उसने ये भयानक किस्म, डिसमल, मायूस कौन सूरत हाल देखी, जो वेस्ट और वाइल्ड के सिवा कुछ नहीं है, बर्बादी और उजाड़ के सिवा कुछ भी नहीं है। और डंजन हॉरिबल, ये डंजन है, ये कैद खाना है, खौफनाक कैद खाना है। ऑन ऑल साइड्स राउंड, हर तरफ से, एज वन ग्रेट फर्नेस फ्लेम, जैसे एक बहुत बड़ा फर्नेस, आग की तेज भट्टी लगी हुई हो, भट्टी। येट फ्रॉम दोज फ्लेम्स, और इन शोलों में से, नो लाइट, कोई रोशनी नहीं आती। शोलों में से रोशनी आती है ना, शोले मूवी की बात नहीं कर रहा, शोले की बात है, शोले जो जलाते हैं उसमें क्या होती है। हाँ, वैसे तो बात तो वहीं गब्बर सिंह वाली बनी हुई है, ठीक है, गब्बर सिंह भी ऐसी सजाएं दिया करता था, ठीक है, अल्लाह ताला माफ करे कमी पेशी। एज वन ग्रेट इन्फ्लुएंस फ्लेम, जिस तरह के ग्रेट इन्फ्लुएंस जो है फ्लेम, जिस तरह के बहुत ज्यादा, सॉरी, ग्रेट फर्नेस फ्लेम, एक बहुत बड़ी भट्टी फ्लेम आग फेंक रही थी। येट फ्रॉम दोज फ्लेम्स नो लाइट बट रेदर डार्कनेस विजिबल,
बल्कि इसके अंदर से शोलों के अंदर से मजीद तारीकी विजिबल होती थी, सब ओनली टू डिस्कवर साइड्स ऑफ वो। और ये शोले, इन शोलों में से तारीक जो रोशनी थी, अगर वो कोई हेल्प दे रही थी तो हेल्प ये देती थी, सर्व ये करती थी कि मजीद दुखों के साइज नज़ारे दिखाती थी कि कहाँ कहाँ दुख है, कहाँ कहाँ मसाइल पड़े हुए हैं। ये हल है। रीजन्स ऑफ सारो, कहाँ कहाँ पर रीजन्स ऑफ सारो हैं, कहाँ कहाँ पर दुखों के इलाके हैं। डोलफुल शेड्स, कहाँ पर वो मायूस कुन साए हैं। वेयर पीस एंड रेस्ट कैन नेवर डिवेल, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और जहाँ पर वेरी रिजमिक लाइन देखें, वेयर पीस एंड रेस्ट नेवर डिवेल, जहाँ पर अमन और सुकून नेवर डिवेल नहीं रहता। होप नेवर कम्स, डिवेल का मतलब रहना, होप नेवर कम्स, जहाँ पर उम्मीद आती नहीं है। दैट कम्स टू ऑल, अगर कोई चीज आती है, बट टॉर्चर विदाउट एंड, अगर कोई चीज आती है तो वो टॉर्चर आता है। टॉर्चर तो समझते हैं ना आप, टॉर्चर करना, अजियत आती है, अजियत। तो अजियत आती है विदाउट एंड, बगैर खत्म हुए, हमेशा हमेशा के लिए आती है। कम्स, दैट कम्स टू ऑल, बट टॉर्चर विदाउट एंड, स्टिल अज, स्टिल अज। और यहाँ पर क्या आती हैं, अज। और यहाँ पर ख्वाहिशात विदाउट एंड, स्टिल अज एंड अ फेरी डल्ज। और यहाँ पर अज, ख्वाहिशात एंड अ फेरी डल्ज। फेरी डल्ज का मतलब होता है, डल्ज का मतलब है फ्लड ऑफ लिक्विड फायर, फ्लड ऑफ लिक्विड फायर एंड अ फेरी डल्ज। और यहाँ पर फेरी डल्ज है, लिक्विड फायर के बहुत बड़े सैलाब हैं, फेड विद एवर बर्निंग सल्फर। और यहाँ पर एवर बर्निंग सल्फर मौजूद है, हमेशा हमेशा जलती हुई सल्फर मौजूद है, अनकंज्यूम्ड, और ये सल्फर कभी ना खत्म होने वाली है। सच प्लेस एटर्नल जस्टिस हैड प्रिपेयर्ड फॉर दोज रेबेलियस, और ये वो जगह थी जो कि एटर्नल जस्टिस ने, सबसे बड़े इंसाफ करने वाले ने, सबसे बड़े इंसाफ करने वाला कौन है, गॉड है। सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला कहें सुभान अल्लाह, सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला जो अल्लाह मियाँ है, हैड प्रिपेयर्ड, उसने ये जगह मखसूस कर रखी थी फॉर दोज रेबेलियस, उन रेबेलियस के लिए, उन बागियों के लिए। हेयर देयर प्रिजन ऑर्डेन्ड, जहाँ पर उनकी प्रिजन, उनकी कैद जो है ऑर्डेन, मुकर्रर कर रखी थी। इन अटर डार्कनेस, खुदा ने उनकी ये जो प्रिजन थी, जेल थी, मुकर्रर की थी अटर डार्कनेस, तारीकी के अंदर। एंड देयर पोर्शन सेट, यहाँ पर उनका हिस्सा मुकर्रर हुआ था। एज फॉर रिमूव फ्रॉम गॉड, और ये लोग गॉड से बहुत दूर दे चुके। एंड लाइट ऑफ हेवन, और जन्नत की रोशनी से दूर थे। एज फ्रॉम द सेंटर थ्राइस टू द आउटमोस्ट पोल, जैसे कि आप सेंटर थ्राइस, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स में से आप 3 दफा आउटमोस्ट पोल का सफर करते हैं। यानी कि कायनात का सेंटर अगर ये है, मैं व्हाइट बोर्ड पर एक गोलदारा बना रहा हूँ, दैट इज यूनिवर्स, ये राउंड फिगर है यूनिवर्स, इसके दरमियान मैं एक पॉइंट लगाता हूँ, दैट इज सेंटर ऑफ यूनिवर्स। मैंने राउंड लगाया, सर्कल लगाया, सर्कल के दरमियान में सेंटर रखा, सेंटर है। इसके लेफ्ट पर जाएंगे, राइट पर जाएंगे तो देखिए ये आउटमोस्ट पोल है, ये क्या है, जनूब है आपका, ये आउटमोस्ट पोल है, क्या है ये, नॉर्थ है, शुमाल है। वो कहता है यहाँ से यहाँ तक का जितना फासला बनता है 3 दफा इसको काउंट करो, तो जन्नत और दोज़ख के दरमियान में इतना फासला था। ठीक है, एक पहली बात यह है कि आउटमोस्ट पोल का आप अंदाजा नहीं कर सकते कितनी बड़ी कायनात है, और पता नहीं नॉर्थ या नॉर्थ किस जगह पर है, हमें आइडिया नहीं है। अब ये आइडिया भी नहीं है, कहता है कि इतनी, जहाँ पर वो आउटमोस्ट पोल है वहां से सेंटर तक 3 दफा फासला करो, तो फिर जाके पूरा होता है हेवन और हेल के दरमियान का फासला। यानी कि ही इज सेइंग दैट सैटर्न वाज फॉर फ्रॉम गॉड, गॉड से और जन्नत से बहुत दूर हेल में पड़ा हुआ था। Oh, how unlike the place from whence they fell, और वो कितनी मुनफरिद जगह थी, from whence they fell, जहाँ से वो गिरे थे। यानी कि ये है बिल्कुल हेल है, उजाड़ है, मिजरीज है, यहाँ फ्लड है, फायर है यहाँ पर, और हेवन में क्या खुशियाँ थी। Dear the companions of his fall,
यहाँ पर सारे उसके कंपेनियंस गिरे हैं, ओवरबीइंग, और यहाँ पर क्रश किए गए, गर्क किए गए विद फ्लड्स, सैलाब के अंदर, सैलाबों के अंदर, एंड विंड्स, और हवा की तूफानों के अंदर, ऑफ टेम्पेस्चुअस फायर, और इसके अंदर स्टॉर्मी टेम्पेस्चुअस तूफानी किस्म की आग है इसके अंदर। ही सून डिसर्न्स, और जल्द ही वो देखता है। कौन देखता है? सैटर्न देखता है। एंड वेल्टरिंग बाय हिज साइड, और अपनी साइड के अंदर वेल्टर होता है, अपनी साइड पर वो करवट लेता है। वन नेक्स्ट हिमसेल्फ इन पावर, और अपने से नेक्स्ट जो ताकत में था, बेएल्ज़ेबुब की बात कर रहा है, जो करवट लेकर साथ देखता है, वो कहता है कि तू भी यहाँ पर है, वो उसको देखता है, बेएल्ज़ेबुब को। एंड नेक्स्ट इन क्राइम, और क्राइम में जो नेक्स्ट था, लॉन्ग आफ्टर नोन इन पेस्टालाइन, और कहता है कि ये जो नेक्स्ट उसकी ताकत में था, उसका हमजोली था, उसका हम सफर था, उसका दोस्त था बेएल्ज़ेबुब, कहते हैं कि इसको देर तक लोग जानते रहे हैं फलस्तीन के अंदर, एंड नेम्ड बेएल्ज़ेबुब टू होम द आर्च एनिमी, और उसको बेएल्ज़ेबुब कहा गया है, और ये आर्च एनिमी, ये बड़ा दुश्मन था, टू होम द आर्च एनिमी एंड देंस इन हेवन कॉल्ड सैटर्न। इसको पहले आर्च एनिमी कहा गया, एंड नेम्ड बेएल्ज़ेबुब टू होम द आर्च एनिमी, जिसको आर्च एनिमी कहा गया, एंड देंस इन हेवन कॉल्ड सैटर्न। और ये जो बेएल्ज़ेबुब था, ये बाद में सैटर्न के नाम से पुकारता था अपने दोस्त को विद बोल्ड वर्ड्स। अच्छा, एंड देंस इन हेवन कॉल्ड सैटर्न, और वो फिर जो बाद में हेवन में, देखो उसने कहा है कि उसने करवट बदली और देखा कि साथ बेएल्ज़ेबुब था, टू होम, और बेएल्ज़ेबुब को द आर्च एनिमी कौन? सैटर्न, बड़ा दुश्मन। अब वो ये कह रहा है कि बेएल्ज़ेबुब को देखा, और बेएल्ज़ेबुब को, सपोज मैं वही हूँ, उसे बेएल्ज़ेबुब को देखा, और बेएल्ज़ेबुब को इस बड़े दुश्मन को, जिसको बाद में जब जन्नत से निकाल दिया गया था, जन्नत में सैटर्न का नाम दिया गया था, ठीक है, इसने उससे गुफ्तगू की, ये कहा जा रहा है। सिंपल इज दैट, सैटर्न ने बेएल्ज़ेबुब को देखा और सैटर्न ने गुफ्तगू की, लेकिन सैटर्न का नाम पता तो मकसूद है ना, कि ये जो बंदा जिसको हेल में फेंका गया था, इसका नाम क्या है? इसका नाम सैटर्न है। इसको सैटर्न कहते हैं सारे जन्नत वाले। कौन कहते हैं? जन्नत वाले क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? हम भी सैटर्न कहते हैं, जन्नत वाले हुए। मिल्टन कह रहा है जन्नत में जाना नहीं मेरा बेटा, इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे बेटा, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। बोल्ड वर्ड्स, ब्रेकिंग द हॉरर साइलेंस थस बिगेन, उसने उस जहन्नम के हॉरर साइलेंस को ब्रेक किया, तोड़ते हुए बात शुरू की। बिगिन, बात शुरू की। क्या बात शुरू करता है? आइए फर्स्ट पेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आप एक ब्रेक लेंगे और फिर शुरू करेंगे। और वी शुड टेक द ब्रेक हियर। ओके, ब्रेक। जस्ट